हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकेंड मानव एक संसाधन पढ़ने वाले हैं। आप लोग कैसे हो? ठीक है। तो आप मुझे जानते भी होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। मैं शिषपाल सर, मिंटर स्कूल चिकसौरा बाजार से। ठीक है। तो चलिए, आपके कीमती समय को ना बर्बाद करते हुए हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मानव एक संसाधन, इसमें सबसे पहले है बाबू कि मानव संसाधन क्या होता है। तो यह भूमि अथवा श्रम से अधिक है। मतलब कि इसमें मानव संसाधन है, भूमि संसाधन और श्रम संसाधन से अधिक मानव महत्वपूर्ण संसाधन होता है। मानव पूंजी क्या होता है बाबू? यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर से अधिक होता है। मतलब इस सबसे सबसे ज्यादा पड़े होता है। समझे बात को। तो ये कुछ बात था जो इसके बारे में जाना था। आगे इसके बारे में इसका परिचय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू? परिचय। परिचय क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है बाबू? एक सामाजिक प्राणी है। इसका न्यूनतम आवश्यकता क्या होता है? मनुष्य का न्यूनतम आवश्यकता होता है रोटी, कपड़ा, मकान एवं स्वास्थ्य एवं शिक्षा। होता है कि नहीं होता है? ये इसका बेसिक जरूरत होता है, न्यूनतम आवश्यकता होता है। ठीक है ना। उत्पादन और मानव संसाधन क्या है और इसका मुख्य रूप से क्या उपयोग होता है? तो उत्पादन और मानव संसाधन में सबसे पहले होता है जरूरी साहस। मानव संसाधन में साहस होना बहुत जरूरी है। उत्पादन का एक सक्रिय और सजीव साधन जो मानव है। मतलब कोई भी उत्पादन हो रहा है उसमें सक्रिय भूमिका निभाने वाला है जो कौन है? मानव है। ठीक है ना। मूल सूत्रधार क्या होता है? मानव ही उत्पादन का मूल सूत्रधार है, जिसके बिना विकास का कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता। मतलब जो भी काम होता है उसका मूल सूत्र, मूल मतलब एकदम फंडामेंटल चीज। समझे बात को। सूत्रधार है मतलब उसका एक आधार है। समझे बात को। जिसके बिना कोई भी विकास का कार्य संभव नहीं है। आगे है बाबू सर्वोपरि संसाधन। ये क्या होता है? मानव ही समस्त संसाधनों में सर्वोपरि है। मानव ही समस्त संसाधनों में क्या है बाबू? सर्वोपरि है। मानवीय पूंजी क्या होता है? मानव संसाधन को उत्पादन क्रिया का प्रमुख अंग होने के कारण मानवीय पूंजी कहा जाता है। समझे बात को। मतलब मानव संसाधन को उत्पादन क्रिया के उत्पादन, जब कोई भी उत्पादन होता है उसका प्रमुख अंग होने के कारण, मतलब कोई भी उत्पादन हो रहा है बाबू, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन होता है? मानव होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं बाबू? इसको मानवीय पूंजी कहते हैं। ठीक है ना। आपका प्रश्न आ सकता है कि मानवीय पूंजी क्या होता है। अगला है बाबू प्रश्न, उद्देश्य और पूंजी में अंतर। उद्देश्य और पूंजी में क्या अंतर होता है बाबू? इसके बारे में देखिएगा। मानवीय पूंजी के पहले सबसे पहले मुख्य घटक क्या होता है ये देखिएगा। सबसे पहले भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक एवं प्रबंधन, ये सब मानव पूंजी के मुख्य घटक है बाबू। मतलब घटक मतलब कह सकते हैं कि मानव को इन सब चीजों की बेसिक आवश्यकता होती है। अब भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में अंतर देख लीजिएगा। मानवीय पूंजी उसे कहते हैं जो सजीव और सक्रिय होती है। समझे बात को। जो सजीव है, सक्रिय हो गया है, मानवीय पूंजी है। और जो निर्जीव और निष्क्रिय है, जैसे क्या पूंजी तो है लेकिन वो निर्जीव है और निष्क्रिय है, तो क्या है बाबू? भौतिक पूंजी हो जाएगा। ठीक है ना। अब सक्रियता क्या होता है? इसकी एक वर्ड है सक्रिय होना। सक्रियता क्या है इसके बारे में देखिएगा। भौतिक पूंजी को उत्पादन और सक्रिय बनाने में मानवीय पूंजी की मुख्य भूमिका होती है। समझे बात हुआ वो। इसका मतलब है भौतिक पूंजी है ना। भौतिक पूंजी क्या? भौतिक पूंजी मतलब निर्जीव और निष्क्रिय जो पूंजी होता है उसको सक्रिय बनाने में मानवीय पूंजी की मुख्य भूमिका होती है। मतलब निर्जीव को काम में लाने में किसका उपयोग किया जाता है बाबू? मानव पूंजी का। समझे। आगे प्रगति का आधार। ये क्या होता है वो देखिएगा। मानवीय पूंजी जितनी समृद्ध होगी देश व राज्य की प्रगति और मानव का जीवन स्तर उतना ही उच्च होगा। मतलब मानव पूंजी, मानव जितना ही समस्त होगा, जितना ही सक्षम होगा, पढ़ा लिखा होगा, तेज होगा, रोजगारी होगा, उतना ही उस देश का विकास होगा, उतना ही उस राज्य का विकास होगा। समझे बाबू। कोई दिक्कत है? आगे देखिएगा। आगे है मानव एक संसाधन रूप। देखिएगा इसमें क्या है परिभाषा। मानव एक संसाधन रूप में मनुष्य संसाधन के बारे में बोला जा रहा है कि मनुष्य संसाधन के रूप में का अर्थ है देश की कार्यशील जनसंख्या के कौशल और योग्यताओं से है। मतलब कि जो देश में
कार्यशील जनसंख्या है, बहुत सारा जो जनसंख्या है बाबू, वो जनसंख्या में कितना कौशल है, कितना योग्यता है, ठीक है ना? इससे इसका सीधा संदर्भ होता है। आगे है राष्ट्र की संपत्ति। राष्ट्र की संपत्ति क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा-सा देख लीजिएगा। जब व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है, तो वह प्रशिक्षण, दक्षता एवं कौशल हासिल कर राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। इसका मतलब अब देखिएगा, राष्ट्र की संपत्ति जब किसी व्यक्ति में शिक्षा रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा, ट्रेंड रहेगा, तो मूल रूप से निवेश उसके रूप में निवेश इस प्रकार से उस पर निवेश किया जाता है, उस पे काम किया जाता है, तो वह प्रशिक्षण, दक्षता एवं कौशल हासिल करके क्या बन जाता है, राष्ट्र का संपत्ति बन जाता है। वह दूसरे देश में जाकर कमाता है, अपने देश में करता है, अपने देश के विकास करता है, मतलब देश राष्ट्र की संपत्ति होता है। समझे बात को बाबू? आगे है अगला प्रश्न है बाबू, उत्पादकता में अंतर। ये क्या है, उत्पादकता में अंतर देखिए बाबू, अशिक्षित, अप्रशिक्षित और अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में शिक्षित, प्रशिक्षित, कुशल और स्वस्थ व्यक्ति की उत्पादकता अधिक होती है। जो सिंपल समझने वाला बात है बाबू, जो अशिक्षित है उससे ज्यादा कुशल शिक्षित होगा, जो अप्रशिक्षित मतलब जो ट्रेंड नहीं है, जो ट्रेंड है उससे तो बेहतर काम करेगा। समझे बात को? ये कहा जा रहा है। आर्थिक विकास क्या होता है, कुशल व्यक्ति अर्थव्यवस्था के चतुर्मुखी विकास में अधिक योगदान देते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था का चतुर्मुखी मतलब चारों तरफ जो भी विकास होता है उसमें बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। कौन? कुशल व्यक्ति। ठीक है ना बाबू? आगे देखिएगा, सॉरी एक मिनट, देखिएगा बाबू, बच्चों के बारे में क्या बोला जा रहा है, ये देखिएगा। शिक्षा का महत्व। बच्चे एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे शिक्षा प्रदान कर महत्वपूर्ण मानवीय पूंजी में बदला जा सकता है। समझे बात को? शिक्षा मतलब बच्चों के लिए, हमारे देश में कहा जाता है ना कि बच्चों को जैसे 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को काम कराना मना है, ऐसा बोला जाता है ना, क्योंकि इसको मुख्य रूप से पढ़ाई के लिए शिक्षा प्रदान करेगा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पूंजी बनाया जा सकता है, मानवीय पूंजी बनाया जा सकता है। आगे वो भविष्य की भूमिका। शिक्षा के माध्यम से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, शिक्षक बनकर देश में विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझे? मतलब से भविष्य की भूमिका, अगर कोई बच्चा है वो भी कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो फ्यूचर में कुछ नहीं बनेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ लिख रहा है तो डॉक्टर, इंजीनियर बनकर देश की क्या करेगा, सेवा करेगा। ठीक है ना बाबू? इसलिए ये मुख्य रूप से मानवीय महत्वपूर्ण मानवीय पूंजी माना जाता है और इसे बदला जा सकता है। ठीक है ना? देखिएगा मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है, देखिएगा। मानव पूंजी निर्माण में बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, छात्र में बदलाव होता है। निवेश मानव को संसाधन बनाने के लिए जरूरी है। मतलब मानव होता है जो क्या संसाधन बनाने के लिए क्या होता है, वो जरूरी होता है। निवेश के साधन भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब किसी भी मानवीय पूंजी के निर्माण में क्या आवश्यक साधन होते हैं। ठीक है? हाँ देखिएगा, भौतिक पूंजी एवं मानवीय पूंजी में अंतर। भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में क्या होता है, इस तरह से देखिए, भौतिक पूंजी होता है निष्क्रिय साधन, जबकि उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। ठीक है ना? यहाँ पे टैंजेबल है, बाजार में बिकती है, मूर्त, समझे बात को? पर यह मूर्त है, यह केवल सेवाएं बिकती है। देखिएगा, मानवीय पूंजी है कि मानव केवल सेवा देता है, जबकि भौतिक पूंजी है तो वो क्या हो, बाजार में बिकती है। समझे बात को? स्वामी के अलग अलग किया जा सकता है, जैसे कि इसका ऑनर कोई सामान है, जैसे कि कह सकते हैं मेरे पास सोना है, ये बाजार में बिकेगा। ठीक है? ठीक है, भौतिक पूंजी होगा, इसका हम बेचते हैं किसी को तो उससे हमारी उपसा हुआ है, लेकिन स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता। जो मानवीय पूंजी है उसका स्वामी से अलग, जैसे हम खुद के मालिक तो खुद हैं जी, मेरे को किसी से अलग किया जा सकता है नहीं ना, हमको खुद से अलग किया जा सकता है नहीं। समझे बात को? देश के अंदर पूर्णता गतिशील होती है, जबकि राष्ट्रीयता व संस्कृति के कारण पूर्णतः गतिशील नहीं है। मानवीय पूंजी हर एक जगह पे नहीं जाता है, जा तो सकता है पर इसका राष्ट्रीयता एवं संस्कृति के कारण हर तक नहीं जा सकता है। देश में कहीं भी जा सकता है, जिनके पास पैसा है वो कहीं भी गतिशील होता है। पर युग के साथ मूल्य में ह्रास होता है और उम्र से ह्रास संभव पर शिक्षा, स्वास्थ्य से क्षतिपूर्ति होता है। इससे स्वामी को केवल निजी लाभ होता है। समझे बात को? जबकि स्वामी को निजी लाभ के साथ साथ समाज के सामाजिक लाभ भी होता है मानवीय पूंजी से। तो दिक्कत है बाबू, है ना? आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है मानवीय पूंजी।
का निर्माण ये क्या तो इसका साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, तकनीक द्वारा मानव संसाधन का परिवर्तन करना है। संसाधन में परिवर्तन करना है, ठीक है। पूंजी के 2 रूप होते हैं, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी। भौतिक पूंजी मुख्य रूप से मशीन और आज जिसे बेचा जा सकता है। मानवीय पूंजी है बाबू, जो भी व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, क्षमता का समझ समझ कौशल और क्षमता का उपयोग कर सकता है, वो क्या है, मानवीय पूंजी है। मानव पूंजी के स्रोत और उनकी आवश्यकता क्या होता है बाबू? सबसे पहले भोजन। मानव पूंजी की मुख्य आवश्यकता क्या होता है बाबू? भोजन होता है। जीवित व स्वस्थ रहने और मानसिक क्रियाओं के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है, क्या होती है? भोजन का। स्वस्थ वस्त्र, बदलते मौसम से शरीर ढकने की सुरक्षा के लिए होता है, समझे। आवास, सिर छिपाने, मौसम बदलते सुरक्षित रहने के लिए तीसरा अनिवार्य मांग है। और सबसे आखिरी क्या है बाबू? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और मानव को कुशल संसाधन बनाने से होता है, समझे बात को बाबू। आगे देखिएगा, भारत में साक्षरता दर क्या है? निरंतर वृद्धि। साक्षरता दर प्रति दशक 1991 से 2001 तक लगातार वृद्धि हुई है। लैंगिक असमानता क्या है? महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक साक्षरता होता है, इसे लैंगिक असमानता कहा जाता है। पिछड़ी विचारधारा, अंतर महिलाओं के समाज की पिछड़ी विचारधारा को दर्शाता है, मतलब कि जो महिलाएं हैं, हर एक स्तर पर पुरुषों से कम शिक्षित है। उसके क्या पिछड़ी विचारधारा को दर्शाता है। संकल्प, भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच शिक्षा के समान प्रसार के लिए प्रयास करना आवश्यक है, मतलब कि स्त्री और पुरुष दोनों क्या करे बाबू, समान रूप से शिक्षा ग्रहण करे, इसके लिए क्या प्रयास करना जरूरी है, ठीक है। अब देखिएगा, प्रशिक्षण क्या होता है? महत्व, शिक्षा से केवल किताबी ज्ञान मिलता है, जिसे कौशल बदलने के लिए विशेष प्रशिक्षण जरूरी होता है। वैश्विक मांग क्या है बाबू? विश्व के बाजार में खुद को कौशल साबित करने के लिए आधुनिक युग की तकनीक प्रशिक्षण का आवश्यक होना, समझे बात को। मतलब कि वैश्विक मांग, बाजार में खुद को अच्छे से सही साबित करने के लिए कि मेरे पास भी क्या है, आधुनिक युग की तकनीक और प्रशिक्षण है, समझे बात को। भारत में मानवीय पूंजी निर्माण क्या होता है बाबू? उद्देश्य, भारत की विकास योजनाओं का अंतिम लक्ष्य दीर्घकाल में आर्थिक सुधारों को सफल बनाना है। अर्थात मानव विकास के सूचक जिन्हें मानव विकास के सूचक आर्थिक दीर्घकाल में, लंबे समय में भारत को सफल बनाना है। इस किस चीज में? भारत के विकास की योजनाओं के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना है, समझे बात को। इसका भारत का मानवीय पूंजी का निर्माण का मुख्य उद्देश्य है। मानव विकास के सूचकांक क्या होता है? जीने की औसत आयु, साक्षरता दर, जन्म दर तथा मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, समझे बात को बाबू। तो क्या है? ये सब है, सॉरी, मानव विकास के सूचक। कोई दिक्कत है? आगे देखिएगा, मानवीय विकास के मूल सूचक क्या होता है? 1991 से जीने की औसत आयु, नॉर्मल अभी आदमी जी रहा है 32 वर्ष से 63 वर्ष तक, ठीक है। साक्षरता दर 18 से 65 तक, और जन्म दर 39 से 25 हो गया है, और मृत्यु दर 27 से 8 हो गया है, और शिशु मृत्यु दर 146 से घटकर 63 प्रति हजार हो गया है, और प्रति व्यक्ति 3,687 रुपया से बढ़कर 10,306 रुपया हो गया है, समझे बात को। आगे बाबू, वृद्धि, जीने की औसत आयु, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। कमी, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है, समझे बात को। अब यहाँ पे कुछ शैक्षणिक अनुसंधान के का है बाबू, शैक्षणिक अनुसंधान के नाम है, संक्षिप्त रूपों का पूर्ण वर्णन है, जैसे यूजीसी। यूजीसी का आप हमसे यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। दूसरा एनसीईआरटी, नेशनल एजुकेशन काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद। दूसरा है एससीईआरटी, इसका है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, अर्थात रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, समझे बात को। अगला है आगे है आईसीएसएसआर, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है। तो आगे है क्या, सूचना और तकनीक, इसको हम अगला क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बाबू, आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा करके, तथा ये क्लास कैसा लगा आप लोग इसको पर कमेंट जरूर कीजिएगा, तथा आगे की वीडियो जल्द से जल्द
शायद कल ही हम उम, पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? तो पढ़ते रहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।